जय हिंद साथियों। एडू पांडे के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। मैं अवनीश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे करता हूँ। दोस्तों, पीछे वाले जो वीडियो था उसमें हमने राष्ट्रपति के से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में चर्चा किया था और यकीन मानिए अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत मजा भी आया होगा और उस वीडियो के बाद आपको कभी आर्टिकल भूलने वाली जो समस्या थी वो भी खत्म हुई होगी, लेकिन उसके लिए उसको देखना जरूरी था। उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति पद पर ना हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा। ठीक है, तो यदि राष्ट्रपति पद पर ना हो तो वह अपना त्यागपत्र जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का त्यागपत्र ले जाके लोकसभा के अध्यक्ष को ही देता है, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाने का अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने का अधिकार जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। ठीक है, इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। आज हम लोग आर्टिकल 19 को देखेंगे। आर्टिकल 19 एक्चुअली आर्टिकल 19 जो है यह हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है, मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है और यह जो है हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उसमें से एक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो है उसी के अंतर्गत आपका 19 आता है, क्योंकि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार वह 19 से लेकर के 22 आर्टिकल तक है। हम केवल अभी 19 को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि मैं एक बार में आपको सारे आर्टिकल्स का लोड नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि आपको फिर जो सो तकलीफें बढ़ सकती हैं, याद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके आर्टिकल, जो आर्टिकल्स एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल 19 जो है यह हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति का मतलब कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं कि बोलने की आजादी। दोस्तों, अभिव्यक्ति का मतलब केवल बोलना ही नहीं होता है, केवल बोल करके ही अभिव्यक्ति नहीं होती है। कभी कभी इशारों में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, तो वो जो है अभिव्यक्ति डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और उन्हीं अभिव्यक्ति को यहाँ पे लिखा गया है। हमारे पास जो है वह 6 प्रकार के अभिव्यक्ति के अधिकार हैं और 6 प्रकार से हम अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यहां जो है वो सबसे पहला आप देखिए ए नंबर में, यह है बोलने की आजादी। आपको अगर बोलने की आजादी है तो बबुआ किसी को पीटने की भी आजादी है। ध्यान रखिएगा कि बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी बोल दीजिएगा तो अगर बंदा वह आपसे ज्यादा ताकतवर होगा तो फिर आपको पटक के पीटेगा, आपके पैरेलल होगा तो आपको भी बोलेगा, आपसे कमजोर होगा तो चलिए जो है सो आपको सुन के चला जाएगा। लेकिन बोलने की आजादी का मतलब यह है कि ऐसी बातें ना बोलिए, ऐसी कड़वी बातें ना बोलिए कि फिर आपका जो है सो मुंह फुला हुआ निकले। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बोलने की आजादी तो है, लेकिन अपने हक की बातें बोलने की आजादी है। और प्रेस की जो स्वतंत्रता आप सुनते होंगे, प्रेस जो है वो क्या है? प्रेस बोलता ही तो है। प्रेस जो है पेपर, न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर न्यूज चैनल्स के द्वारा बोल करके ही तो बताता है हमारे अधिकारों को, या किसी प्रकार का कोई काम हो रहा है, कोई कांड हो रहा है तो उसको बताने का अधिकार जो है, बताने का काम प्रेस करता है। ठीक है, अगर बी की हम बात करें तो यह बताता है हमें शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं भी एकत्र हो सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बिल को लेकर के, तो किसान क्या है? शांतिपूर्ण रूप से दिल्ली के आसपास, बॉर्डरों के आसपास जो है सो एकत्रित है। उसके बाद सी नंबर बताता है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। हमको सभा या समूह बनाने की पूरी आजादी है। चौथा बताता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी कोने में हम स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। पांचवा जो बताता है वह है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। पहले आर्टिकल 370 था, उसके तहत हम जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में घर नहीं बना सकते थे, नहीं रह सकते थे, लेकिन अब हम वहां पे जमीन खरीद सकते हैं। आर्टिकल जो अगला है यानी कि छठा, वह बताता है भारत में आजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में हम कहीं भी आजीविका, रोजगार कर सकते हैं, कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा ये कौन बड़ी बात हो गई, किताब में तो ऐसे ही दिया हुआ है। अगर आपको मैं यहीं पे यहाँ पे ऐसे ही बता दूं तो फिर आपको क्या फायदा होगा? दोस्तों, मेरा मकसद केवल बताना नहीं है, मेरा मकसद है आपको याद करवा देना। अब देखिए इसको कैसे आसानी से याद करेंगे, आसानी से कैसे याद करेंगे। आइए हम किसान को थोड़ा सा एक बार देखते हैं। किसान बिल से नाराज होकर के किसानों ने क्या किया? पहले बोलना शुरू किया, पहले आवाज उठाना शुरू किया, पहले हल्ला करना शुरू किया, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। ठीक है, कहां पे? पंजाब में, हरियाणा में, या किसान जहां के थे वहां पे उन्होंने बोलना शुरू किया। लगभग 2 महीने तक उन्होंने बोला, फिर उनकी आवाजों को किसी ने नहीं सुना। तब उन्होंने दूसरा डिसीजन क्या लिया? उन्होंने दूसरा डिसीजन शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का डिसीजन लिया। और आपको पता है, भले ही आपने
किसानों के आंदोलन को 2 महीना पहले देखा है, लेकिन किसान के आंदोलन जब कृषि बिल पास हुआ था तब से चल रहा है, ठीक है। और हमें लगता है कि कृषि बिल को पास हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लगभग 8 महीना से ऊपर हो चुका है और यह आंदोलन 8 महीना से चल रहा है। मतलब बोलने की आजादी, तो हम पहले यानी किसान पहले बोलना शुरू किए, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, फिर उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण ढंग रूप से एकत्रित होने की जो स्वतंत्रता है उसका इस्तेमाल किया, शांतिपूर्ण रूप से वो लोग अपने अपने स्टेट में एकत्रित होना शुरू किए, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी, फिर उन्होंने सभा या समूह बनाना शुरू किया, यानी कि सारे राज्य के किसान जो है छोटे छोटे समूहों में, छोटे छोटे गुटों में बंटने शुरू हो गए और छोटे छोटे जगह पर, मतलब अलग अलग जगह पर आंदोलन करना शुरू किया, सभा या समूह बनाना शुरू किया। उसके बाद अब वहां से भी सरकार जब नहीं सुनी तो वो लोग कूच कर गए किधर की तरफ, दिल्ली की तरफ, क्योंकि सरकार, सबको पता है कि केंद्र या राज्य, जो केंद्र सरकार है वह कहां रहती है, वह दिल्ली रहती है। तो वो लोग जो है सो कूच किए कहां की तरफ, दिल्ली की तरफ। कब, जब सभा या समूह बना करके आंदोलन करने के पश्चात भी सरकार नहीं सुनी तब। अब जब दिल्ली की तरफ गमन किए तो उनको तो वहां पे रहना है, टिकना है कुछ दिन, तो निवास करने की स्वतंत्रता के तहत उन्होंने क्या किया, अपना टेंट तंबू लगाया और वहां पे निवास करने लगे। अब जब कोई निवास करेगा मेरे भाई तो खाएगा भी ना, पिएगा भी ना, तो आजीविका यानी कि आजीविका की समस्या आएगी। चलिए ये अलग बात है कि किसान अपने घर से अनाज लेकर के आए हुए हैं, लेकिन यहां पर अगर मान लेते हैं कि वो किसान ना होते, कोई और होता, तो क्या करता, अपने रोजगार की तलाश करता, यानी कि कुछ पैसे भी इकट्ठा करता, वो चंदा मांग के कर दे या फिर कोई काम करके कर ले, तो काम करने के बाद उसको कुछ पैसे आती, यानी कि अब आंदोलन और पूरे पराकाष्ठा पे चलेगा, क्योंकि आंदोलन को चलाने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक संसाधन हो गए, ठीक है। एक बार इसको और समझिए। सबसे पहले एक बंदा है जो हल्ला करता है, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है, सरकार उसकी आवाज नहीं सुनती है, तो वो क्या करता है, वह शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना शुरू करता है, लोगों को इकट्ठा करना शुरू करता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो वह छोटे छोटे सभा और समूह बनाता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो वह भारत के अलग अलग कोनों में जाकर के इसके बारे में प्रचार करता है, यानी कि भारत के संविधान में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो कृषि बिल पास किए गए हैं, उसके बारे में लोगों को अवगत कराता है भारत में घूम घूम करके। उसके बाद घूम घूम करके जब लोगों को अवगत करा देता है तो उसके बाद समस्या आती है, अब कहीं ना कहीं एक जगह निवास करके, क्योंकि सारे लोग जागरूक हो गए हैं, अब आंदोलन करना है, तो वो एक जगह निवास करता है, और जब निवास करता है तो उसको जरूरत पड़ जाती है किसकी, आजीविका की, यानी कि अब वह रोजगार की तलाश में भी लग जाता है, ठीक है। इस तरह से जब आप पढ़िएगा तो एक दो बार आप इस वीडियो को सुनिए, यकीन मानिए आपको निश्चित रूप से यह याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि मेरा और उत्साहवर्धन हो सके और हम तेजी के साथ आपका जो सो आर्टिकल कंप्लीट करा दें, क्योंकि जो रेलवे एग्जाम ले रही है आपको पता है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आर्टिकल्स नहीं पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।